गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं का पाठमाला का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 जिसका नाम है आदमी की पहचान। ठीक है। अब आदमी की पहचान कैसे होती है, आप कैसे करते हैं आदमी की पहचान। मतलब यदि आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं उनको कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या वो अमीर हैं या गरीब हैं, या क्या देख कर के आप उनकी पहचान करते हैं, और आपके नज़रिए से पहचान का अर्थ क्या होता है। आप सभी को ये चीज़ पता होगी। कुछ लोग मिलते साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, उनका व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है, उनके बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हर किसी में एक अलग अलग खूबी होती है। कोई कपड़े बहुत अच्छे से पहनता है, साधारण कपड़ों को ही बहुत अच्छे से पहनता है और अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है। और कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं जो किसी के सामने जल्दी खुल नहीं पाते या जल्दी माहौल को अपना नहीं पाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और कई बार वो अपना ये कहना चाहिए व्यवहार इस तरीके से दर्शाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। अपसेट मतलब कि वो बहुत वहाँ पर अपने आप के साथ में और माहौल के साथ में तालमेल बिठा नहीं पाते हैं। इस कारण लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी परेशानी उनकी बातों से झलकती है। आमतौर पर आजकल लोगों की पहचान उनके इंग्लिश बोलने से होती है कई बार, और उससे भी पहले सबसे पहले हमारी नज़र लोगों के पहनावे पर पड़ती है। ये देखा जाए तो सही तरीका नहीं है लोगों को पहचानने का, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग व्यवहार होता है, अपना एक अलग नेचर होता है कहना चाहिए, जो कि हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम उपयोग करते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अलग व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई उतना ही बोलता है जितनी ज़रूरत है, और वैसे ही कपड़े पहनने के मामले में भी कई लोग होते हैं। कई लोग कुछ भी पहन लेते हैं, पर कई लोग बहुत अच्छे से साफ सुथरे कपड़ों को प्रेस करके और एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं। गिफ्ट क्यों पसंद आते हैं? एक तो वो सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ मतलब बहुत अच्छे से उसको पैक करके दिया गया होता है, तो उसके अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा में हम बहुत जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलते हैं, है ना। और कई बार हम पैकेट देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। वैसे ही कई बार हम पहनावे के चक्कर में इंसान को पहचानने में गलती करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमको सभी को या अधिकतर लोगों को वही इंसान पसंद आते हैं जो बहुत नम्र भाषी हो, अर्थात जो बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बोलता हो, जो आपको समझता हो। आपको समझता हो मतलब यदि आपको भूख लगी है तो वो समझ जाए, यदि उसने कुछ कहा और आपको बुरा लग गई वो बात तो वो समझ जाए, या वो माहौल के हिसाब से बहुत जल्दी अपने आप को ढाल ले और उसके साथ रहने से हमको बहुत खुशी मिले। अर्थात वो बहुत हंसमुख हो, खुद भी हंसता हो और दूसरों को भी या उसके साथ जितने लोग भी रहते हैं उन सबको वो हंसाता हो। तो हर किसी के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं और आमतौर पर हम सबसे पहले लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं। उसके बाद जब हम उनके बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं, तब फिर हम और उनके बारे में अपनी एक राय बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताते हुए आपका ये पाठ है कि हम कई बार जब कपड़ों से आदमियों की पहचान करने लगते हैं या इंसानों को पहचानने लगते हैं तो ये गलत तरीका होता है। हमें उनके व्यवहार से उनको पूरी तरीके से जानकर
उनके बारे में कोई राय कायम करनी चाहिए, यही इस पाठ में आपको बताया गया है। चूँकि आप देख रहे हैं यह एक चित्रकथा है और चित्रकथा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर दिए होते हैं और उनके वो कैरेक्टर क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताया जाता है, एरो कर करके बताया जाता है ना कि इस पार्ट में कितने कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर का अपना एक तरीका होता है बोलने का और वो कैसे बोल रहा है और वो कैसे समझ रहा है। और साथ ही चित्र चूँकि रंग बिरंगे होते हैं इसलिए हमें और ज़्यादा आकर्षित करते हैं और हम सही तरीके से बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं एक बार में। तो चित्रकथाएँ इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत पसंद भी की जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही एक चित्रकथा पढ़ेंगे मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे और उनकी जो कहानियाँ थी वो बहुत मतलब लोग उनके दूर दूर से उनसे सलाह लेने के लिए आया करते थे, लोगों को सलाह दिया करते थे और उनकी सलाह लोगों को बहुत काम आती थी। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता था, मगर वो उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से लोगों को समझाते थे ताकि लोग समझ जाएं और अपनी परेशानियां दूर कर पाएँ। तो आइए हम पढ़ते हैं आदमी की पहचान। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है? 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी में। एक है मुल्ला नसरुद्दीन, दूसरा है उनका नौकर और एक और है कहना चाहिए वो बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनके यहाँ से मुल्ला नसरुद्दीन जी को एक आमंत्रण पत्र मिलता है, बुलावा पत्र मिलता है या उनके यहाँ एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में उनको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे, तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब दरवाजे पर कोई आदमी आया था, यानी कि कोई आदमी आकर के जा चुका है। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नौकर से पूछा। सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह आपके लिए एक चिट्ठी दे गया है। अर्थात नौकर ने मुल्ला नसरुद्दीन को उस आदमी ने जो चिट्ठी देने को कही थी वो चिट्ठी उनको दे। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने मुझे अपने यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलाया है। अर्थात उस शहर में, जिस शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे, उस शहर के एक धनी और इज्जतदार आदमी के यहाँ कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम था, कोई बहुत ही अच्छा बड़ा आयोजन किया गया था जिसमें बहुत खास लोगों को बुलाया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही खास व्यक्तित्व थे। तो उस व्यापारी ने, उस आदमी ने जिनके यहाँ ये आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को भी उसमें आमंत्रित किया। इस बात को सुनकर नौकर भी बहुत खुश होता है और उसने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। अब आगे, अब चूंकि वो आदमी एक धनी व्यक्ति था, धनी था और उसके यहाँ यदि कोई कार्यक्रम रखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि उनके कार्यक्रम में कितनी ज़्यादा चकाचौंध होगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी अलग अलग और सभी चीज़ें आला दर्जे की होंगी। आला दर्जे की मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ों का, सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का चुनाव करके वो अपने यहाँ पेश करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का, चाहे सजावट के मामले में हम देखें, चाहे जगह के मामले में देखें, चाहे वहाँ पहनने जाने वाले कपड़ों के मामले में देखें। तो आमतौर पर हम सभी के यहाँ यदि कोई आमंत्रण पत्र मिलता है हमें या निमंत्रण पत्र हमें मिलता है तो हम जब कहीं जाने वाले होते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहित होकर हम अपने लिए कुछ खास विशेष कपड़ों के बारे में सोचते हैं कि हम यदि वहाँ जाएंगे और वो लोग ऐसे हैं तो हमें किस तरीके के कपड़े पहन के जाने चाहिए। वही सोच अभी मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में चल रही थी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, भाई मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूं, मुझे नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे घर के यदि वो हमारे किसी खास करीबी कि यहाँ वो फंक्शन होता है तो हम भी सोचते हैं कि हमारे पास उस फंक्शन के लायक कपड़े नहीं हैं या मैंने सारे कपड़े मेरे पास जो है मैंने पहन लिए हैं, तो हम भी सोचते हैं कई बार कि हम नए कपड़े पहनाएं, नए कपड़े बनवाएं।
और फिर वो नए कपड़े हम पहन कर जाए ताकि हम बहुत अच्छे लगे। वही सोच नसरुद्दीन साहब की भी थी। साहब, मैं अभी दर्जी को बुला कर लाता हूँ। उनकी मुल्ला नसरुद्दीन के नए कपड़ों को सिलवाने की बात सुनकर नौकर ने नसरुद्दीन से कहा। उसके बाद नसरुद्दीन साहब ने अपने लिए रेशम का सुंदर सा कपड़ा सिलवाया। उस वक्त के ज़माने में रेशम खैर आज भी बहुत ज़्यादा कीमती है और रेशमी वस्त्रों को आज भी सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है। तो वैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन साहब ने भी अपने लिए एक रेशम का कुर्ता, नया कुर्ता सिलवा लिया दर्जी से। अब जब कार्यक्रम था, जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन मुल्ला नसरुद्दीन से के साहब देखिए क्या अजीब वारदात हो गई। आज कार्यक्रम का दिन है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम जाने के लिए बहुत देर हो गई। अर्थात जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन मुल्ला नसरुद्दीन साहब को एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसे काम में उलझ गए हो कि उस कार्यक्रम में जाने के लिए उनको देर होने लगी। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाऊं। यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो और देर हो जाएगी, जो कि लाजमी था। चूँकि टाइम का पाबंद होना भी एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, इसीलिए समय पर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, तो उनके में भी ये खूबी थी कि वो भी समय के पाबंद थे। तो वो भी ये सोचते हैं कि अब यदि मैं, चूँकि देर हो ही चुकी है मुझे, और यदि मैं अब घर जाऊँगा, फिर घर जाके कपड़े बदलूँगा और फिर वापस आऊँगा, तब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो बेहतर है कि मैं जिन कपड़ों में हूँ मैं उन्हीं कपड़ों में वहाँ चल पाऊँ। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। मतलब उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े पहनकर वो कार्यक्रम के लिए चले गए। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुँचे और उस धनी व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। अर्थात जिसके घर में, जो मेजबान था, जिनके घर में प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के पास नसरुद्दीन साहब अपने साधारण कपड़ों में पहुँचे। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? उन्होंने मेजबान को नमस्कार कहा और उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। लेकिन धनी आदमी की नजरें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। जैसा कि आमतौर हमारे साथ भी यही चीज़ें होती हैं कि हम सबसे पहले जो व्यक्ति हमारे सामने आता है हम उसके कपड़ों पर पहले नज़र डालते हैं। उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति है तभी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया। कपड़ों की वजह से उनका ध्यान उनके चेहरों पर नहीं गया। धनी व्यक्ति का ध्यान कपड़ों की वजह से उनके चेहरे पर नहीं गया और उन्होंने नसरुद्दीन साहब को अनदेखा कर दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि वो बहुत ही खास इज्जतदार घराने के और धनी व्यक्ति थे, तो उनके यहाँ के कार्यक्रम की शोभा तो अलग ही होगी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रौनक थी और बहुत दूर दूर से और बहुत धनी धनी व्यक्ति आए थे वहाँ पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके कपड़े सभी के अलग चमकदार होंगे और सब बहुत ही अनोखा होगा, चमक दमक कुछ ज़्यादा ही होगी। पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। अब चूँकि नसरुद्दीन साहब साधारण कपड़ों में थे तो कोई उनको पहचान नहीं पाया। अब क्या करें? अब नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हो गए। कोई भी दुखी होगा भाई, आपके साथ यदि ऐसा व्यवहार होगा तो आप भी दुखी होंगे ना। तो वैसे ही नसरुद्दीन साहब भी दुखी हो गए। अब जब नसरुद्दीन साहब दुखी हो गए और वापस अपने घर लौट आए, अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा। जैसे ही अब वो घर आए तो नौकर ने दरवाज़ा खोला और उनको देख करके स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम घर में आते हैं और यदि हमारा चेहरा उदास है या हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो मम्मी देखते ही समझ जाती है। मम्मी के कोई भी हमको देख करके बोल देता है कि आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, या कुछ हो गया है, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या तबीयत खराब है, ऐसा करके कोई भी पूछता है हमसे। तो वही चीज़ नसरुद्दीन साहब के साथ भी हुई। उनके सेवक ने उनको देखा तो देखते ही पहचान गया कि इनको कोई चीज़ हट कर गई है या इनको कुछ बुरा लगा हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या हो गया, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ साहब, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से आ गए हो आए? तो नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। अर्थात नसरुद्दीन साहब, अब चूँकि उनका वही एक इकलौता कहना चाहिए हमराज था, हमराज मतलब जिसको हम सारी बात बता सकते हैं, तो अब वही दोनों थे घर में। तो नसरुद्दीन साहब ने भी, उनको चूँकि बुरा तो लगा ही हुआ था और यदि कोई हमसे भी प्यार से ऐसे पूछता है तो हम भी सारी बातें उनको बता देते हैं।
तो वैसे ही नसरुद्दीन साहब के साथ भी हुआ, उन्होंने सारी बातें अपने सेवक को बता दी। अब नसरुद्दीन साहब ने क्या किया, नसरुद्दीन साहब सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। क्योंकि उन्हें अंदर तक बहुत बुरा लगा था कि एक साधारण कपड़ों के कारण उन्होंने नहीं पहचाना नसरुद्दीन साहब को, तो इसीलिए नसरुद्दीन साहब ने फिर क्या किया कि जैसे ही वो घर आए, उन्होंने जो कुर्ता सिलवाया था, रेशम का कुर्ता सिलवाया था, उस कुर्ते को डिब्बे में बंद किया, पैक किया और एक चिट्ठी अपने नौकर को दी और उससे कहा कि ये जो चिट्ठी मैं दे रहा हूँ तुमको, ये उस धनी आदमी के हाथ दे आओ। सेवक उस पते पर पहुँचा जहाँ कार्यक्रम चल रहा था। सेवक तो भाई अपने मालिक का हुक्म बजाएगा ही, अपने मालिक की बात मानेगा ही, सुनेगा ही, तो उस चिट्ठी को लेकर के वो सेवक गया उस कार्यक्रम में। धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी भेजी है। ठीक जैसा कि नसरुद्दीन साहब ने कहा था, वैसा ही सेवक ने उस धनी आदमी को कहा। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर वो समझ नहीं पाए। अब उस डिब्बे को जैसे उन्होंने खोला, उस डिब्बे में उनका वो नया कुर्ता रखा हुआ था। अब कुर्ता देखकर किसी को भी क्या समझ आएगा, तो फिर उन्होंने अब चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए, आपका नसरुद्दीन। अर्थात आपको समझ में आया कि नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पास समय नहीं था। उस दिन किसी खास काम में वो उलझ गए थे, इस कारण जब उनके पास समय नहीं था तो वो साधारण कपड़ों में पहुंच गए। साधारण कपड़ों में पहुंचकर वो क्या दर्शाना चाहते थे? वो ये दर्शाना चाहते थे कि मैं आपके बुलावे का मान रखना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया था, मैं आया हूँ, जो भी परेशानी थी वो सारी परेशानी के साथ में जैसे था मैं वैसे ही आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि आपने मुझे बुलवाया था। और यदि हम इंसान को तवज्जो देते हैं, तवज्जो मतलब इंसान को यदि हम खास मानते हैं, किसी खास इंसान को ही हम खास कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, तो यदि इंसान को हम खास मानते हैं तो उसके कपड़ों को महत्व नहीं देना चाहिए हमें। लेकिन इस धनी आदमी ने क्या किया था कि उन कपड़ों को देखते हुए, नसरुद्दीन के कपड़ों को देखने के कारण उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और उनको पहचाना भी नहीं और इस कारण उनको अनदेखा कर दिया था। यही चीज़ जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़ी उनको समझ में आ गया कि नसरुद्दीन साहब को मैंने अनदेखा कर दिया है, तो वो खफा होकर या गुस्सा होकर चले गए हैं मुझसे। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। अब धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही जैसे ही उसको ये चीज़ का एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जैसे ही उसने वो चिट्ठी पढ़ी, वो तुरंत कुर्ता और वो चिट्ठी लेकर के नसरुद्दीन साहब के घर पहुंच जाता है और बड़ी ही सादगी और विनम्रता के साथ उनसे बात करता है। क्या बात करता है उनसे कहता है, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। यानी उसने अपनी गलती के लिए तुरंत क्या मांगी? क्षमा मांगी। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र आपके साधारण कपड़ों पर थी, आप पर नहीं पड़ी। नसरुद्दीन साहब ने हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके गुणों से होती है। क्योंकि ये कहानी पहले खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक बात बताऊँगी। धनी आदमी को अपने किए पर बहुत पछतावा था, चूँकि उन्होंने इसी कारण उनसे नसरुद्दीन साहब से माफ़ी भी मांगी और नसरुद्दीन साहब ने उन्हें फिर यही बात कही, हल्के से मुस्कुराए, अर्थात उनको माफ़ कर दिया और फिर उनसे कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से की जाती है, न कि उसके कपड़ों से। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ ज़रूर चलेंगे, अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहन कर आता हूँ। और उन्होंने उनका वह आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं उस वक्त लेट हो गया था, इसीलिए मैं नहीं
साधारण कपड़ों में चला गया था, लेकिन अब तो मेरे पास समय है और मैं घर पर हूँ, तो मैं तुरंत यह नया कपड़ा पहन कर आता हूँ। और नसरुद्दीन साहब और वह धनियाती जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि इस कहानी से जो हमको सीख मिलती है, वो कहानी देखिए आपके जीवन में भी कैसे लागू होती है, या आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि कैसे एक साधारण सी बात अर्थात व्यवहार या गुण किसी के कैसे हमको याद रहते हैं बजाय उसके कपड़ों के। आप आंखें बंद कर सकते हैं या ऐसे ही आप सोच सकते हैं। आप याद कीजिए, यदि किसी ने आपकी कभी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत रही हो और किसी ने आपकी सहायता की हो, है ना, या आपको जब बहुत डर लग रहा हो तो किसी ने आपको बहुत सांत्वना दी हो, आपको बहुत प्यार से उठाया हो, आपका सर सहलाया हो जब आपको डर लग रहा हो, या आपको चोट लगी हो वहाँ पे आपको सहलाया हो, आपको पानी पिलाया हो, आपकी केयर की हो, तो आपको उसकी आवाज़ में जो अपनापन होता है वो आपको याद रहेगा। उस वक़्त आप कभी भी याद करेंगे तो आप ये ज़रूर याद करेंगे, जब एक बार मैं गिर गया था तो मुझे इसने उठाया था, इसने प्यार किया था, इसने संभाला था। आपको उस इंसान के उस वक़्त उसने जो भी कपड़े पहने रहे होंगे, तो कपड़ों का रंग या कपड़े याद नहीं होंगे आपको, लेकिन उसकी आवाज़, उसका वो एहसास, वो आपको याद रहता है। तो इसी प्रकार हमें इंसान उसके गुणों से याद रहता है, उनके कपड़ों से। कपड़े हम रोज़ नए बदलते हैं, पहनते हैं, तो कपड़ों के बजाय हमें इंसान के गुणों से प्यार करना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए और किसी भी इंसान के बारे में राय गुणों से करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये पाठ हमें ये सीख देता है कि हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी चीज़ों का। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ वो शब्द होते हैं जो इस पाठ में थोड़े से कठिन होते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं, थोड़े नए शब्द होते हैं। कुछ शब्दों को तो वैसे हम जानते हैं पहले से, लेकिन कुछ शब्द नए होते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ कौन कौन से हैं। पहला है सेवक। क्या है? सेवक। ठीक है, सेवक का क्या होता है? नौकर। रेशम, रेशम सिल्क को कहते हैं। उदास दुखी को कहते हैं। इज्जतदार अर्थात सम्मानित व्यक्ति। पछतावा पश्चाताप। चिट्ठी पत्र। धनी अमीर आदमी। रौनक चमक धमक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है ना, वो चमक कहलाती है। विनम्रता विनम्र होने का भाव या शांति से बहुत प्यार से बोलना। आग्रह प्रार्थना, यानी फिर से जैसे उस आदमी ने कहा था ना नसरुद्दीन साहब से, फिर से पुनः उस कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया, मतलब फिर से उनको प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलें, इस तरीके से प्रार्थना। कार्यक्रम अर्थात मैंने बताया था आपको आयोजन, किसी भी खास या फंक्शन हम कह सकते हैं। महंगे कीमती, जो बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं वो कीमती कपड़े भी कहलाते हैं। तो कोई भी चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कपड़े, कोई भी चीज़ जो सभी कोई खरीद सकते हैं वो साधारण दाम होंगे, लेकिन जो कुछ खास वर्ग के लोग ही खरीद सकते हैं उनको हम कहते हैं कीमती, या जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं वो भी कहलाते हैं कीमती। निर्धन गरीब। स्वागत अभिनंदन। इसके बाद आप इस चैप्टर में देख रहे हैं कि श्रुतलेख दिया गया है। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि जब भी श्रुतलेख होता है तो श्रुतलेख के लिए आप लोग प्लीज़ क्या करना है, आपको वाचन और श्रुतलेख दोनों चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। तो श्रुतलेख के लिए सबसे पहले उन शब्दों को 5-5 बार आपको दोहराना है। ठीक है, दोहराव करना है। उससे क्या होगा, आपका क्या बेहतर होगा, आपका उच्चारण बेहतर होगा। ठीक है, अब कौन कौन से शब्द इसमें दिए गए हैं और जिसको आपको दोहराव करना है वो पहले मैं बताती हूँ आपको। पहले है आराम, नसरुद्दीन, सेवक, कार्यक्रम, रौनक, इज्जतदार, चिट्ठी,
शर्मिंदा, आग्रह, स्वागत, इन सब में खासकर जो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे इज्जतदार जैसे लिखा हुआ है, देखिए इज्जतदार में जो हम उच्चारण करते हैं ज हम बोलते हैं ना, तो ज में क्या हुई है, बिंदी लगी हुई है। तो हम कई बार जब इसको ऐसे लिखते हैं, आधा ज, फिर ये पूरा ज, और फिर ये, माफ करना जैसे भी गलती हो गई, देखिए यही गलती हम अक्सर जब हम तेजी से लिखते हैं ना तब करते हैं, इज्जतदार। ये देखिए, तो ये जो ज में बिंदी लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैंने भी कई बार बताया है, ये कहलाता है नुक्ता। ठीक है, तो ये नुक्ता कई बार हम भूल जाते हैं। वैसे ही जैसे आप देखेंगे चिट्ठी में भी कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ये है, ये लिखा हुआ चिट्ठी, ये हम कई बार उसमें ये हलंत लगाना भूल जाते हैं। ये क्या है, आधा ट, आपको बताया हुआ ना हलंत होता है ये, तो ये हलंत तभी लगता है क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है और ये आधा लगा हुआ है। व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर पूरे होते हैं, आपको पता है ये चीज। तो ये जब हम लिखते हैं कई बार तो हमसे यही गलती हो जाती है, हम इसमें कई बार हलंत लगाना भूल जाते हैं। तो इस कारण ये जो आपको कठिन शब्द दिए गए हैं ये उसी लिए दिए गए हैं। कई बार जैसे रौनक एकदम साधारण शब्द है वैसे तो, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, रौनक में रो कर देते हैं। आप देखिए ये यदि रौनक हो गया तो ये कैसा होगा, जबकि सही क्या है, रौनक। र में किसकी मात्रा लगी हुई है, औ की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे ही हम कुछ जो बारीक छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमें श्रुतलेख दिया जाता है। श्रुतलेख अर्थात सुनकर लिखा जाने वाला। इसके लिए मैंने पहले भी आपको पाठ्यक्रम में बताया हुआ है कि पहले आप इसका अच्छे से दोहराव करें, इसको अच्छे से पढ़ें और याद करें, और याद करने के बाद फिर अपने घर में किसी बड़े से कहें कि वो आपको बोले और आप उनकी बातें सुनकर, बातें अर्थात उनके कहे गए शब्द, इन शब्दों को सुनकर आप लिखें और आप लिख करके ये देखें कि आपने क्या चीज़ गलत की है और क्या आपने सही लिखा है। इससे आपकी दोनों चीज़ें सुधरेगी। पहली तो एक आपकी कहना चाहिए आपका शुद्ध या श्रवण कौशल जो होता है आप में विकसित होगा। श्रवण अर्थात सुनने की क्षमता आपकी विकसित होती है, और साथ ही साथ आपको सुनकर समझकर फिर आप लिखते हैं, तो वो चीज़ आप कभी गलत नहीं करते। ठीक है, तो उससे दो चीज़ें सही होती हैं, सुनने का कौशल भी आप में आया, आपने उच्चारण किया तो आप में बोलने का कौशल भी हुआ, और जब आप उसको लिखते हैं तो आपका लेखन कौशल में भी विकास हुआ। ठीक, तो इसीलिए ज़रूर से सभी बच्चों को श्रुतलेख लिखना है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद के ये जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इस सारे अभ्यास के प्रश्न आपको पता है आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाकर के इन अभ्यास के प्रश्नों को उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद इस पाठ में हमने जो भाषा ज्ञान अर्जित करना है वो क्या है, इस पाठ में हमको कौन कौन से भाषा ज्ञान लेने हैं, तो इस पाठ में हमको भाषा ज्ञान लेने हैं विलोम शब्द का, संज्ञा का और संज्ञा के भेद। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं आप जानते हैं, विलोम शब्द जो होते हैं वो होते हैं विलोम अर्थात विपरीत। ठीक है ना, विलोम शब्द किसको कहते हैं, विलोम। ठीक, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दिए गए विलोम शब्दों पर हमें सही का निशान लगाना है। ये भी आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको करते हैं। तो सेवक, सेवक अर्थात मैंने भी आपको क्या बताया था, नौकर। सेवक का अभी शब्दार्थ में मैंने आपको बताया था ना, सेवक का क्या होता है, नौकर, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्वामी। ठीक है, वैसे ही है महंगा, महंगा यानी मैंने बताया था वो कीमती, तो क्या उसका क्या दो ऑप्शन विकल्प क्या दिया हुआ है, सुंदर और सस्ता। तो महंगा का सस्ता, जो आसानी से हर कोई खरीद सकता है, उसका विलोम। धनी, धनी का क्या हो जाएगा, धनी मतलब अमीर व्यक्ति, तो गरीब या निर्धन। ठीक, तो धनी का क्या विलोम हो जाएगा, निर्धन। और गरीब, साधारण, साधारण का क्या हो जाएगा विलोम, असाधारण। अब आप कहेंगे कि धनी का गरीब भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है। नहीं बेटा,
धनी का गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है जैसे शब्दों के साथ में एक जो कहना चाहिए मेल जोल होता है या उनका समानता होती है, वो जो होता है समानता वो ऐसे होती है कि धनी के साथ में निर्धन आता है और अमीर के साथ में गरीब आता है। ठीक है, अमीर के साथ में गरीब होता है और धनी के साथ में निर्धन होता है। तो इसलिए हम वो शब्द। अब उसके बाद में आप देखते हैं संज्ञा। संज्ञा जो होती है किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नामों को कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है और ये आपको खाली इसमें भरना है, खाली स्थान में भरना है। उसके बाद हम आते हैं संज्ञा के भेद में। अब चूंकि आप जानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्तियों के नाम बताता है, जातिवाचक संज्ञा जो जातियों को बताता है, और भाववाचक संज्ञा जो भावों को बताता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में जातियों के नाम आते हैं। जातियों के नाम कैसे आएंगे? जैसे कि फल, फल सभी फलों के नाम उसमें आ जाते हैं। अब उसको हम अलग अलग नहीं कर रहे। और वैसे भाव जिसको हम जैसे छू नहीं सकते हैं, है ना, भावों को हम छू नहीं सकते, हम उनको क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं उनका सब। तो वही चीज़ आपको बताया गया है यहाँ पे। आपको ये भी बताया है कि भाव के जो हमें भाव का बोध कराए वो भाववाचक, जो हमें जाति का बोध कराए वो जातिवाचक, जो हमें शब्द विशेष नाम का बोध कराता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब उन्हीं चीज़ों को ये आपको मिलान करना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का आपस में मिलान करना है कि ये जो 2 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन कौन क्या है। इस तरीके से आपका ये पूरा पाठ खत्म होता है। ठीक है, तो आशा है आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन पाठों को, मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लर्न करें। इसके अलावा आपको यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप स्कूल में ही कॉल करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।